Very good afternoon, boys and girls. I welcome you all to yet another session of CA Foundation Economics. We have started with chapter number 2, that is theory of production and cost, my dear friends. जहां पर पहला पार्ट फर्स्ट यूनिट जो था theory of production हम कंप्लीट कर चुके हैं. theory of production कंप्लीट करने के बाद हम यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे अब हम और डिटेल में जानेंगे कंसेप्ट जो है कॉस्ट. पहला वाला जो यूनिट है हमें यह समझाता है कि स्केल ऑफ आउटपुट क्या होना चाहिए. व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट यू एज अ प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस. बट जो लास्ट सेट ऑफ डिस्कशन हमने देखा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कहां पर आता है? वहां पर जहां पर प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और जहां पर कॉस्ट मिनिमम हो. तो कॉस्ट शुड बी मिनिमम एंड आउटपुट शुड बी मैक्सिमम. हाँ या ना? हाँ या ना? आउटपुट मैक्सिमम कब होता है? जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो. जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि वहां पर आउटपुट क्या है बेटा? मैक्सिमम. लेकिन गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से लेवल आउटपुट अचीव कर सकते हैं. लेकिन उन सभी कॉम्बिनेशन में से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमें डिजायर्ड आउटपुट लोएस्ट कॉस्ट में देता है, वो ऑप्शन हमें चूज करना होता है. लास्ट वाला चैप्टर जो है ये इकोनॉमिक पार्ट किसी भी एंगल से नहीं देखता. लास्ट वाले पार्ट में सिर्फ हमने रिलेशन समझा है इनपुट और आउटपुट के बीच में. वी आर प्योरली अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. वी आर नॉट कंसिडरिंग द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट, दैट इज कॉस्ट. यस और नो? राइट. But lastly, when we understood optimum level of production, we understood optimum level of production as per the producer is at the point where the production is maximum. The production is maximum and the cost for production is minimum. And the cost for production is minimum. So we need to find out that particular point where the production is maximum and output is, cost is minimum. ये कल हमने सिर्फ एक झलक देखी थी पिछले वाले चैप्टर में. Cost should be minimum. For understanding or keeping the cost to minimum, we need to have a detailed study of the concept of cost, because cost is not a small concept. Even though theory of cost just consists of one particular unit of your CA Foundation Economics, you have a separate 100 marks subject on costing for your CA Inter as well as CA Final level. CA Inter, CA Final level में अलग से पूरा सब्जेक्ट है 100 मार्क का जो है कॉस्टिंग. एंड इस एक सब्जेक्ट पे एक प्रोफेशनल कोर्स करने आता है जो कि है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अल्टीमेटली बिजनेस प्रॉफिट कब कर पाएगा? जब बिजनेस में खर्चे ज्यादा होंगे या खर्चे कम होंगे? जब खर्चे कम होंगे. खर्चे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है. आपके पेरेंट्स से सुना होगा आपने, आजकल खर्चों को मैनेज करना दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता चला है, क्योंकि आए दिन खर्चे बढ़ रहे हैं. अपने पास बजट का कंस्ट्रेंट है, इसकी वजह से खर्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है. खर्चों को समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप समझ सकोगे आपको कितनी इनकम अचीव करनी होगी. अगर मेरा खर्च अगर 25,000 रुपए है तो फिर मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि तकरीबन मैं कम से कम 25,000 की इनकम उसमें से जनरेट कर सकूं. अगर मैं कोई काम कर रहा हूं जिसमें से इनकम मुझे 15,000 है लेकिन मेरा खर्च महीने का 25,000 है, विल आई बी एबल टू फाइनेंशियली सर्वाइव? यस और नो? क्या मैं फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं, फाइनेंशियली मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा. अल्टीमेटली एक पॉइंट पर आकर मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा. तो सर्वाइवल के लिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मेंटेन करने के लिए आपको बाकायदा एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, जो कि है कॉस्ट. बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आपके कॉस्ट मिनिमम हो. When cost is minimum, your profit is maximum. If you are unable to control your cost, you will be not be able to generate profits. If you are not able to control your cost, you will not able to generate profits. Because ultimately, when a business is able to control its costs, then and then only it will be able to generate profit. You are producing very high level of output, but that also you are also incurring a high level cost. हाई लेवल आउटपुट के साथ अगर हाई लेवल कॉस्ट भी आपने इनकर किया है तो ऐसे आउटपुट से कोई प्रॉफिट मिलना है कि आपने को नहीं मिलना. इससे अच्छा तो कम लेवल पे ही प्रोड्यूस करते जहां पे कॉस्ट कम होता है ना. ज्यादा प्रोडक्शन करके अगर ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो ऐसे प्रोडक्शन का कोई सेंस है क्या? नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करने में अगर खर्च ज्यादा बन रहा है तो प्रॉफिट तो कुछ मिल नहीं रहा है.
तो फिर ऐसा काम करके मतलब क्या है, इसीलिए हमें एक डिटेल स्टडी चाहिए एक कंसेप्ट की, जो कि है कॉस्ट। कॉस्ट यानी क्या बेटा, खर्चा। एक स्टूडेंट के लिए अभी अपनी एज में जो खर्च है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज सबसे प्राइमरी आता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। मोबाइल का रिचार्ज, गाड़ी का पेट्रोल, राइट। फिर उसके बाद आपके नोटबुक्स के जेरॉक्स वगैरह का खर्च, बुक्स, नोटबुक, स्टेशनरी, राइट, चॉकलेट्स, कपड़े, इस तरह की बेसिक चीजों पे आप खर्च करते हो। नाउ दिस ऑल थिंग्स फॉर्म योर कॉस्ट ऑफ योर लर्निंग। ट्यूशन फीस, ये सारी चीजें कहां पर आती है, आपकी कॉस्ट ऑफ लर्निंग फॉर अ स्टूडेंट। जिस तरह से आप एक स्टूडेंट के बतौर खुद के कपड़ों पे खर्च करते हो, खुद के ट्यूशंस पे खर्च करते हो, खुद के मोबाइल फोन पे रिचार्ज पे खर्च करते हो, खुद के स्टेशनरीज पे, खुद के रजिस्टर पे खर्च करते हो, तो इस तरह के खर्च जो है स्टूडेंट्स आए दिन अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने स्टडीज के ऊपर करते हैं। नाउ दीज आर कॉस्ट व्हिच आर रिलेटेड टू यू एज अ स्टूडेंट, यस और नो, हाँ या ना। नाउ देयर आर सेवरल कॉस्ट व्हिच आर रिलेटेड टू योर हाउसहोल्ड, which are borne by your mom, yes or no। जैसे घर में काम वाली बाई की पगार इज अ कॉस्ट, हाँ या ना। घर में जो किराना ग्रोसरी जो सामान लेकर आते हैं, दैट ऑल्सो इज आउट ऑफ अ कॉस्ट, हाँ या ना, राइट। नाउ दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड बाय योर पेरेंट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, हाँ या ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैन योर मॉम इनकर कॉस्ट आउट ऑफ द बजट शी हैज एवरी मंथ, yes or no, yes or no, yes। Can your mom incur cost out of the budget she has every month? Common sense। आपके मम्मी का बजट 20,000 है, इस मंथ में 25,000 की फ्रिज मम्मी ला पाएगी क्या? तो कॉस्ट कैसे इनकर होगा? इनकम से ज्यादा कभी कॉस्ट इनकर नहीं कर पाता कोई। जितनी इनकम है उतना ही आप कॉस्ट इनकर कर पाओगे। अगर इनकम से ज्यादा कॉस्ट इनकर करोगे तो आप नुकसान में जा सकते हो। तो इसके लिए अब जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो सारे खर्च जो आप स्टूडेंट के बतौर करते हो, वो सारे खर्च आपकी मॉम एक हाउसवाइफ के बतौर करती है। ठीक उसी तरह से आपके डैड बिजनेस चलाते हैं, इस बिजनेस में भी खर्च होते हैं। नाउ दिस कॉस्ट स्पेसिफिकली रिलेट टू ऑल द यूसेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी यूज लैंड, वी यूज लेबर, वी यूज सेवरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आवर बिजनेस, हाँ या ना। बिकॉज प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री? Is labor free? Is land free? Is capital free? Or do they claim some reward? Do they claim the reward? Right? Because labor has reward in the form of wages or salaries. Capital has reward in the form of interest. The land has reward in the form of rent. So these are the rewards which have to be paid for usage of the factors of production which are used in the process of production. Now whatever rewards we will be paying to the factors of production for producing a particular article or a thing or a commodity, can I say it forms the cost of producing that particular product or commodity? Yes. बात समझ में आई? Right? So cost is nothing but the cost incurred on a particular production of a output. एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने का जो कुछ भी खर्च हम पे करते हैं उसे हम कहते हैं उसका कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? उसका कॉस्ट, हाँ या ना। Now cost analysis is concerned with the financial aspect of the production. Theory of production was not concerned with the financial aspect. उनको सिर्फ टोटल प्रोडक्ट से मतलब था, टोटल प्रोडक्ट ये बढ़ना चाहिए, है ना। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहे थे, लेकिन उस आउटपुट पे कॉस्ट कितना है इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हमने पहले वाला यूनिट में नहीं किया। सो पहले वाला यूनिट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल मोर कंसर्न फॉर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लेकिन ये वाला जो यूनिट है ये स्पेसिफिकली बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को स्टडी करता है। क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल एस्पेक्ट को स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे हर व्यक्ति के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उसी तरह बिजनेस के रिसोर्सेज भी क्या है? लिमिटेड है। Hence in the particular unit will be dealing with the cost of production. किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्च हम इनकर करते हैं, that is nothing but the cost of production. The cost incurred to produce a particular commodity is nothing but termed as cost of production. And what is cost of production? What are the different things we need to understand in the cost of production is a part and parcel of the discussion of this particular unit. So पहला है cost concepts. पहले कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में
देयर आर अकाउंटिंग कॉस्ट एंड देयर आर इकोनॉमिक कॉस्ट। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट यूनिट में बताया था। इकोनॉमिक प्रॉफिट अलग है, अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग है। अगर आपको याद है तो मुझे बताइए, हमेशा ज्यादा क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट। हमेशा ज्यादा क्या होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आते हैं। क्या आते हैं? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं, कॉस्ट जो हम पे करते हैं, कॉस्ट जिसे हम अकाउंट करते हैं, वो है हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये क्लास यहां पर चलाने के लिए मैं रेंट पे करता हूं। दैट रेंट इज व्हाट आई एक्चुअली पे एंड व्हाट आई एक्चुअली अकाउंट फॉर। ये क्लास चलाने के लिए मैं टीचर्स को, स्टाफ को सैलरी देता हूं। सैलरी इज व्हाट आई एक्चुअली पे एंड व्हाट आई एक्चुअली अकाउंट फॉर। ये क्लास चलाने के लिए कल ही मैंने यहां पर 6,000 रुपए का बिल भरा है ना। दिस पर्टिकुलर 6,000 कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस is what I actually incur and what I actually pay and what I actually account for. So all these costs which we actually pay, incur and account for are called as explicit cost. Whenever we calculate accounting profit, we include only explicit cost. We never consider implicit cost for the purpose of calculation of accounting cost. Accounting cost is equal to explicit cost. Cost we actually incur, pay and account for. अभी ओके? अभी ओके क्या? सब लोग ठीक है? लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट include implicit cost, but they also include implicit as well as explicit cost. They include explicit as well as implicit cost. Implicit costs are those costs or the reward which one could have earned by using the factors of production in some other opportunity we had. Let's say this classroom is owned by me. So whenever I prepare my books of account, whatever rent which I am not paying to myself because I am using this premises for my own class, will you account for rent of 20,000 rupees per month in my profit and loss account? Rent by 20,000. क्या जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस कौन बोल रहे? कॉमन सेंस लगाओ। ये प्रीमाइसेस मेरा ओन्ड है, मैं यहां पर मालिक हूं, ये मैंने खरीद के रखा है। अब मैं क्लासेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट बना रहा हूं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेंट 20,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 2,40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एसपीसी क्लासेस। उसके अंदर डेबिट साइड में लिख दिया टू रेंट 2,40,000। विल इट बी करेक्ट? क्योंकि ये कॉस्ट ना मैंने इनकर किया है, ना ये मैंने खुद को पे किया है और ना ही मैं इसकी अकाउंटिंग करता हूं। क्योंकि ये क्लास मैं खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर बिजनेस नहीं करता तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल मैं किसी और क्लासेस को रेंट पे देने के लिए कर सकता था, जो मुझे 20,000 रुपए रेंट दे सकते थे। दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया। प्रीमाइसेस मैंने रेंट पे दिया क्या? नहीं दिया। मैंने मेरा रिसोर्स मेरे बिजनेस में लगाया है, इसीलिए ये 20,000 रुपए का रेंट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मेरी लॉस हो चुकी है। हाँ या ना? 20,000 रुपए रेंट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मेरी लॉस हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कि मैं क्लास चला रहा हूं, मेरी क्लास खुद की है, फिर भी मैं जब अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं तो उसके अंदर जब अकाउंटिंग करता हूं तो क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेंट 2,40,000 लिखता हूं क्या? नहीं लिखता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मैं खुद को रेंट तो पे नहीं करता है ना। क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या आता है? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं, पे करते हैं और अकाउंट करते हैं। कोई खुद के प्रॉपर्टी का रेंट खुद को देता है क्या? नहीं देता। तो वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, कि खुद की प्रॉपर्टी तुम खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कोई और बिजनेस करता तो उसमें से तुम्हें रिवॉर्ड मिल सकता। यानी इस क्लासरूम का, इस प्रीमाइसेस को अगर मैं रेंट पे देता तो उसके पास से मुझे जो रेंट मिल सकता था इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग द रिवॉर्ड विच आई हैव लॉस्ट ऑन माय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन माय ओन बिजनेस। नाउ दिस कॉस्ट ऑफ 2,40,000 is not explicit cost, is not explicit cost, but this is implicit cost, but this is implicit cost. Whenever I calculate economic cost, whenever I calculate economic cost, first I will calculate all the explicit cost. First I will calculate all explicit cost. सभी explicit cost calculate करने के बाद मैं implicit cost जो मेरे है उसको भी कैलकुलेट करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा,
फिर मुझे मिलेगा इकोनॉमिक कॉस्ट। फिर जो कुछ भी टोटल रेवेन्यू है उस टोटल रेवेन्यू में से जब इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करता हूं तब जाके जो मुझे प्रॉफिट मिलता है वो है मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट। जो मेरा टोटल रेवेन्यू है उस टोटल रेवेन्यू में से मेरा अकाउंटिंग कॉस्ट जितना है, मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट जितना है, वो माइनस करके जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है वो क्या है, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आप निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, वो क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही डिडक्ट करते हो, हाँ या ना। अब टोटल रेवेन्यू के अंदर से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस किया और इसमें से जब आप इंप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करोगे तब जाके जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी माय इकोनॉमिक प्रॉफिट, दैट विल बी माय इकोनॉमिक प्रॉफिट बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स implicit cost as well as explicit cost. Are we okay? So accounting costs are specifically explicit cost which we actually incur, pay and account for. Economic costs are those costs which include implicit cost plus as well as explicit cost. Explicit cost and those costs which we actually pay account for, right? Which we actually incur, pay and account for. Implicit costs are those costs which we do not incur but are the opportunity cost which we have lost on usage of the factors of production in our own business. Are we okay? Are we okay? So हमेशा ज्यादा क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट? कम क्या होता है? क्यों ऐसे? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट इंप्लिसिट कॉस्ट को भी कंसीडर करता है जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं करता। Are we okay? Are we okay? अब कंसेप्ट आता है नॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट के हिसाब से, नाउ वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। इकोनॉमिक्स के हिसाब से व्हेन कैन वी से दैट वी आर हैविंग नॉर्मल प्रॉफिट एंड व्हेन वी कैन से दैट वी आर हैविंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस में कब नॉर्मल प्रॉफिट है और बिजनेस में कब एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये हम कब कह सकते हैं? व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू माय इकोनॉमिक कॉस्ट, दैट इज इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर मेरा टोटल रेवेन्यू, बिजनेस का रेवेन्यू इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट के इक्वल है तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्या कहेंगे? बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। कोई बोलेगा सर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, बरोबर लिख रहा हूं मैं। सर टोटल रेवेन्यू इकोनॉमिक कॉस्ट के बरोबर है तो प्रॉफिट कैसे? कोई समझाएगा लॉजिक मुझे? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट बट स्टिल आई एम सेइंग द बिजनेस हैविंग नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जैक्ट मुझे बताओ, हाँ कोई? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, बोथ आर इक्वल बट स्टिल आई एम सेइंग बिजनेस हैविंग नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर इंप्लिसिट भी है ना बेटा, जो मैं इनकर कर ही नहीं रहा, अकाउंट ही नहीं कर रहा, फिर भी उसको कंसीडर कर रहा हूं। भले ही मेरा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू माय इकोनॉमिक कॉस्ट, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ या ना? क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी टोटल रेवेन्यू माइनस ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यहां पे मैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट, यानी ये तो कवर हो रहे हैं, उसके बावजूद इंप्लिसिट कॉस्ट भी कवर हो रहे हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट तो दिखेगा, लॉस तो नहीं रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से। इसीलिए जब कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट या रेवेन्यू इतना हो कि वो हमारे इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कवर करता हो, देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन सॉरी इंप्लिसिट कॉस्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं,
लेकिन क्या हम इंप्लिसिट कॉस्ट को इनकर करते हैं? क्या उसे रिकॉर्ड करते हैं? क्या उसे अकाउंट करते हैं? नहीं। उतना भी कॉस्ट हम रिकवर कर लिए तो अब जाकर हम कहेंगे कि बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अगर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट, मींस हमारा रेवेन्यू इतना है कि हम इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये दोनों कवर करके उससे ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तब जाकर हम कहेंगे कि बिजनेस में एबनॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉफिट है। आई गेटिंग माय पॉइंट? आई गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट बेंच समझ में आ रहा क्या? जब कभी भी बिजनेस में इतना रेवेन्यू है कि आप इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन दोनों को कवर कर सको, यानी आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, अनडाउटेडली इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो है क्योंकि अकाउंट्स के हिसाब से वहां पे आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसे? नॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस में जितना होना था वैसा नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट। दैट मींस यू आर कवरिंग द इंप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? राइट। सेकंड कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नहीं, यहां नहीं, यहां पे नाउ आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट का मतलब होता है बेटा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आप जेब में से जो खर्च करते हैं उसे हम आउटले कॉस्ट कहते हैं। बिजनेस जो बिजनेस के रेवेन्यू में से जो कॉस्ट इनकर करता है, पे करता है, अकाउंट करता है, उसे हम आउटले कॉस्ट कहेंगे। आउटले कॉस्ट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज एक्सप्लिसिट और अकाउंटिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर सेम लाइक द इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो कॉस्ट हम इनकर नहीं करते, जो हम पे नहीं करते, जो हम अकाउंट नहीं करते, वो है मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट विच आर लॉस्ट और अपॉर्चुनिटी विच इज बीइंग लॉस्ट on using the factor of production in your own business is called as the opportunity cost. इसके अलावा आउटले कॉस्ट को हम कहेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। कॉस्ट जो हम जेब से इनकर करते हैं, अकाउंट करते हैं और पे करते हैं, उसे हम कहते हैं आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जस्ट लाइक द इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये टेबल है, राइट? ये टेबल अपने फैक्ट्री में बना है, ठीक है? ये टेबल अपने फैक्ट्री में बना है। अब मेरा सवाल सभी लोगों से है, एक एक करके हाथ ऊपर करके जवाब देना। कोई भी जवाब देने की गड़बड़ मत करना। जिसे जवाब देना है वो हाथ ऊपर करे, जिससे मैं पूछूंगा उसी ने जवाब देना है। अब ये टेबल अपने फैक्ट्री में बना है। कैन यू डायरेक्टली टेल मी व्हाट ऑल कॉस्ट विच वी नीड टू इनकर टू प्रोड्यूस दिस टेबल? रेज योर हैंड एंड आंसर। ये टेबल बनाने के लिए अपने को क्या क्या कॉस्ट इनकर करने पड़ सकते हैं? प्लाईवुड, वेजेस, लेबर कॉस्ट नहीं होता बेटा, लेबर का रिवॉर्ड कॉस्ट होता है, जो होता है वेजेस। हाँ हाँ, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, टूल्स, हथौड़ी वितौड़ी सब चीजें, और हाँ वो आ गए टूल्स, मशीन टूल्स। हाँ, ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए, बनने के बाद होता ना बे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। बनाने को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है क्या तेरे को? कॉमन सेंस लगा। बनाने के लिए पूछा मैं तुझे, ट्रांसपोर्ट बोले, बनाने को ट्रांसपोर्ट क्यों लगता? बनाने को कॉमन सेंस लगा रहे। बनाने के लिए क्या लगता? रेंट।
इलेक्ट्रिसिटी आ गया। चलो मोटा मोटी सब चीज आ गई, प्लाईवुड, वेजेस, नेल्स, फेविकॉल, सनमाइक, इलेक्ट्रिसिटी, machine and tools and rent. Now can we say that these are the costs which we can directly trace with the production of this particular table? Yes or no? हाँ या ना? ये खर्चों को हम डायरेक्टली हमारे टेबल के साथ रिलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? कैन वी ऑल डायरेक्टली रिलेट दिस कॉस्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ दिस टेबल, हाँ या ना? हाँ या ना? इसे हम कहते हैं डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। क्या कहते हैं इसे? डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। अब मैं आपको कुछ खर्चों के नाम बताता हूं। एडवर्टाइजमेंट, मैं फर्नीचर बना रहा हूं, लेकिन फर्नीचर जो मुझे बेचना है उसके लिए मार्केट से डिमांड आनी होगी। मार्केट से डिमांड तभी आएगी जब मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट करूंगा। जब मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा तब लोग मेरे शोरूम पर आएंगे और मेरा ये टेबल खरीदेंगे। नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कैन यू रिलेट दिस कॉस्ट डायरेक्टली विथ योर टेबल प्रोडक्शन? क्या बिना एडवर्टाइजमेंट के टेबल का प्रोडक्शन हो सकता है? हाँ, आया ना? हो सकता है ना? तो इस तरह के कॉस्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। अब बताओ एग्जांपल। टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जो नौकर काम करता है उसको चाय पानी कर दिए, वो भी मेरा खर्च है। जो टेबल बनाने के लिए डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मेरे को लगा है। जो लेबर दिन भर काम कर रहा है वो वहां बैठ के चाय पी रहा है, चाय तो आप टेबल पे डालने वाले नहीं हो, लगाने वाले नहीं हो, तो क्या है मेरा? इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट, अकाउंट सेक्शन में जो व्यक्ति अकाउंटिंग करता है क्या वो टेबल बनाने में अपनी मेहनत लेता है क्या? उसकी सैलरी क्या है फिर? डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? ट्रेसेबल है कि नॉन ट्रेसेबल है? नॉन ट्रेसेबल। मार्केटिंग वाले की पेमेंट, मार्केटिंग वाले की सैलरी, मार्केटिंग वाले की सैलरी क्या है? ट्रेसेबल या नॉन ट्रेसेबल? ट्रेसेबल या नॉन ट्रेसेबल? ठीक है। फैक्ट्री में 50 एम्प्लॉय है, उन 50 एम्प्लॉय को रोज लाने ले जाने के लिए बस है, बस के ऊपर पेट्रोल और फ्यूल एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें गाड़ी में बैठकर पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, जब जाकर लेबर बस में बैठकर रोज आता है, रोज घर जाता है। तो पेट्रोल एंड डीजल एक्सपेंसेस जो लेबर को लाने ले जाने के लिए जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, इज इट अ डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट? इज इट डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट? लेकिन ये कॉस्ट जरूरी है क्या? हाँ, तो ये कॉस्ट क्या है हमारा? इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। कंसेप्ट समझ में आया? जब कभी भी किसी कमोडिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो डायरेक्ट खर्चा हम करते हैं वो है हमारा डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। वो सारा खर्चा जो हम बिजनेस में करते हैं लेकिन डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेट नहीं है, वो सारा मेरा कहां पर आता है? नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। आप सभी लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि बैलेंस शीट से पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से कॉस्ट लेता हूं? ट्रेसेबल एंड डायरेक्ट कॉस्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन से कॉस्ट लेते हैं? समझे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से कॉस्ट लेते हैं हम? अब प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, इसका वो टेबल प्रोडक्शन से क्या लेना देना है? समझे? सब बात समझ में आई? सब बात समझ में आई क्या? वेजेस को बाबा हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, लेकिन सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों लेते हैं? क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय ये ऑफिस में बैठ के काम करता है, वो खिले ठोकने का काम और फर्नीचर बनाने का काम करता है क्या? नहीं करता साहब। लेकिन जो लेबर है उस प्रोडक्शन प्रक्रिया का हिस्सा है, वो प्रोडक्शन में अपना पूरा योगदान देता है, वो प्रोडक्शन का वो काम कर रहा है, इसीलिए उसको वेजेस मिल रहे हैं। इसीलिए वेजेस बेटा अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इन अ बिजनेस आर कंसिडर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, आर कंसिडर्ड अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ओके? रॉ मटेरियल जो हमें लगता है या फिर जो स्टॉक हमारे पास होता है वो हम कहां लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हम कॉस्ट लिखते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वो सारे क्या है हमारे? इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। अभी ओके? अभी ओके? समझा? नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। लेट्स से एक टेबल को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा कॉस्ट था 1000 और 2 टेबल को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा कॉस्ट था 2200। सो एक टेबल बनाने के लिए ऑलरेडी मैं कॉस्ट कितना इनकर कर रहा था? 1000। अब 2 टेबल को बनाने के लिए मैं कितना कॉस्ट इनकर कर रहा हूं? 2200। पहले कर रहा था 1000, अब कर रहा हूं 2200। व्हाट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट? 2200, दैट इज total cost at n minus total cost at n minus 1, that is 2200 minus 1000 is equal to 1200. So can I say 1200 is the change in cost due to the change in output? The change in anything due to change in something is called as marginal. अब यहाँ पे concept क्या है? Cost. Change in utility due to change in consumption is marginal utility. Change in output due to change in input is called as marginal product. अब उसी भाषा में change in cost due to change in output is called as marginal cost. तो पहले वाले को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 1000 रुपए खर्च लग रहा था, अब एडिशनल दूसरा यूनिट बनाने के लिए मुझे एडिशनल खर्च बन रहा है 1200 रुपए। तो पहले के मुकाबले अब 1200 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं। ये एडिशनल खर्चा जो मैं कर रहा हूं, ये जो एडिशनल खर्चा मैं कर रहा हूं, इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट यानी बढ़ना। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ना। मेरी इंक्रीमेंट हो रही है यानी मेरी पगार बढ़ रही है। कभी सुना है मेरी इंक्रीमेंट हो रही है? पे में मेरी इंक्रीमेंट हो रही है। पे में इंक्रीमेंट होना यानी पेमेंट में बड़ा होना। तो वैसे कॉस्ट में इंक्रीमेंट होना यानी कॉस्ट में बड़ा होना। जो आउटपुट बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट बढ़ रहा है वो मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी समझ सकते हैं। और वी कैन से चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड एज माय इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नाउ व्हाट डू मीन बाय संक कॉस्ट? Cost which we have already incurred in our past. Cost which we have already incurred in our past are called my sunk cost. Are called my sunk cost. Now I have done this renovation. Now this renovation has costed me around 17 lakh rupees. अब ये जो 17 लाख रुपए मैंने यहाँ पे इस पूरे रिनोवेशन के प्रोसेस पे खर्च किए हैं, now this is the cost which we have already incurred in my past. अभी वो कॉस्ट इनकर कर रहा हूं क्या? आगे इसके ऊपर करूंगा क्या? नहीं, ये ऑलरेडी वो खर्चा है जो मैं अब कर चुका। अभी क्लास को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को जो कुछ भी मुझे अभी तक 25-30 लाख रुपए लगे हैं, ये पूरे 25-30 लाख रुपए खर्च मैं ऑलरेडी इनकर मेरे पास्ट में कर चुका हूं। क्या उस पास्ट के खर्च का मेरे आज के डिसीजन मेकिंग पे कुछ अब असर है? जब मुझे एक्सपेंशन करना था, जिस वक्त मुझे खर्चा करना था, उस वक्त मैं उस खर्च के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मैं वो खर्च कर चुका हूं। जितना मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पे, इस फ्लोर पे बनाना था, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बना चुका हूं। उतना सारा खर्चा मैं कर चुका हूं। अब उतना मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर रेडी हो चुका है। नाउ दिस इज द कॉस्ट व्हिच आई हैव ऑलरेडी इनकर्ड इन माय पास्ट। एम आई इनकरिंग दिस कॉस्ट इन माय प्रेजेंट? नहीं, ये खर्चा मैं ऑलरेडी मेरे पास्ट में कर चुका हूं। तो ऑल दोस कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड बाय संक कॉस्ट। अब जो खर्चा हो चुका है उसे रिकवर कर सकता हूं क्या? अब मैंने ये सॉफ्टवेयर के लिए 5 लाख रुपए पे किए, अब मुझे सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आ रहा, तो क्या मैंने इनकर किए गए 5 लाख रुपए मैं रिकवर कर सकता हूं क्या? नहीं। तो ये क्या है? मेरे बुढ़ित खर्च है, यानी इसे वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए संक, संक मतलब क्या? डूबे हुए खर्च। संक का मतलब क्या है? डूबना। जो खर्च मैं ऑलरेडी इनकर कर चुका, जिसके पैसे दे चुका, जो कॉस्ट इनकर कर चुका, क्या वो वापस आएगा क्या? नहीं। अब क्या वापस इसके पैसे मिलने वाले क्या मुझे? नहीं। तो ये मेरा क्या हुआ? संक कॉस्ट। क्या हुआ बेटा? संक कॉस्ट। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? आर यू गेटिंग माय कंसेप्ट? Historical cost and replacement cost. Again, historical cost are same like sunk cost. Costs which are incurred in the history or past are called as historical cost, same like the sunk cost. Next concept is replacement cost. Next concept is replacement cost. Let's say 2-3 साल हो गए, क्लास और चलने लगा, अब मुझे इससे भी हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वर्चुअल में लाना है।
So I have decided to remove this software and implement a new software of 7 lakh rupees. Now I will be incurring the cost of 7 lakh rupees to replace the old software with a new software. I will be incurring the cost to replace my old asset with a new asset. When old asset is replaced with a new asset, and all those costs which are incurred to replace the old with new one are called my replacement cost. इनकी सोनार की दुकान है, ध्रुव की, इनके दुकान में फर्नीचर है. पापा को लगा कि अभी नए दौर के नए एकदम झकपक शोरूम आ रहे हैं, अपन अपना शोरूम जो है इसको पुराने को नया करते, थोड़ा इसका रिनोवेशन करते. तो हम क्या करते हैं, पुराना फर्नीचर, पुराना सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल के फिर से नए से सुशोभीकरण जो है फिर से रिनोवेट करते हैं हमारे शोरूम को, और फिर से रिनोवेट करके हमारी दुकान को चालू करते हैं. नाउ दे आर रिप्लेसिंग द ओल्ड फर्नीचर विद द न्यू फर्नीचर. तो ये पूरे ओल्ड से न्यू जाने के लिए जितना भी वो खर्च करेंगे वो उनका क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. और वो रिप्लेसमेंट करने के बाद जब नए से शोरूम आगे चल जाएगा फिर वो कॉस्ट क्या हो जाएगा, संक कॉस्ट. क्या हो जाएगा, संक कॉस्ट. लेकिन जब वो खर्चा करने का निर्णय ले रहे, where they have decided to incur cost to replace the old furniture with the new furniture, this cost is called my replacement cost. अभी ओके, कंसेप्ट समझा? चलो आगे. प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट. कॉस्ट जो आप खुद पर्सनली इनकर करते हो अपने जरूरतों के ऊपर, फॉर योर मोबाइल्स, पेट्रोल, नोटबुक्स, स्टेशनरी एटसेट्रा एटसेट्रा, पान पुड़ी. तो ये सारे क्या है मेरे प्राइवेट कॉस्ट. ये सारे क्या है मेरे प्राइवेट कॉस्ट. हो जिले, दे आर माई प्राइवेट कॉस्ट. दे आर माई प्राइवेट कॉस्ट. यस और नो? बाबूराव जो अपने बॉटल पे खर्च करता है वो उसका क्या है, प्राइवेट कॉस्ट. राइट, वो क्या है उसका प्राइवेट कॉस्ट. हाँ या ना बेटा? लेकिन क्या गवर्नमेंट अपने देश को चलाने के लिए कुछ खर्चा करती है? तो क्या गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होता है? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड वगैरह बनते हैं हम हमारे खर्चे में से बनाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इसके ऊपर? जो हमारे परभनी में मेडिकल कॉलेज बनना ऐसा बोल रहे हैं कि तय है, ये जो बनेगा मेडिकल कॉलेज इसके लिए कौन खर्चा करेगा, आप में या सरकार? तो ये खर्चा किसका हुआ? इसे हम कहते हैं सोशल कॉस्ट. पूरा सोशली जब हम कोई कॉस्ट इनका, अल्टीमेटली सरकार खर्चा कहां से करता है, हमारे पास से टैक्स लेकर खर्च करता है. सो हम कलेक्टिवली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं उस कॉस्ट में, तो इसे हम कहते हैं सोशल कॉस्ट. लेकिन जब हम खुद के जरूरतों के लिए कोई खर्च करते हैं, दैट इज माय प्राइवेट कॉस्ट. अभी ओके? अभी ओके? नेक्स्ट. बहुत 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 ज्यादा ध्यान दो. सीए इंटर का पूरा सिलेबस इस दो टाइप के ऊपर ही घूमता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ये दोनों टाइप को बड़े ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि ये दोनों टाइप आपको कंटिन्यू, जब तक आप कॉस्टिंग ये शब्द सुनोगे तब तक ये दो शब्द आप हमेशा सुनोगे, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. क्या बोला मैं? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. पहला कंसेप्ट प्लीज बहुत ध्यान दीजिए, ये दो कंसेप्ट के ऊपर ही पूरा यूनिट है. पूरा यूनिट इन दो कंसेप्ट के ऊपर है, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करें. कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. Cost which remain fixed irrespective of the level of output are called as my fixed cost. What did I say? Cost which remain fixed irrespective of the level of output are called as my fixed cost. Are called as my fixed cost. And the cost which changes with the change in level of output are called as my variable cost. Are called as my variable cost. Cost which remain fixed irrespective of the level of output are called as my fixed cost, and cost which changes with the change in level of output are called as my
वेरिएबल कॉस्ट। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बच्चों ध्यान दो इधर, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। बिना कॉस्ट इनकर किए क्या बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, और ये जो कॉस्ट इनकर किया जाता है या इधर फिक्स्ड कॉस्ट होता है या फिर वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। एग्जाम्पल कौन सा लेना है बोलो, कोई भी एक बिजनेस का एग्जाम्पल बोलो। क्लास का लू कि दूसरा कुछ लू? बोलो, जो आप बोलो वो बिजनेस। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ कार का? हाँ ओके, क्लोथ का दुकान बोल रहा है, कपड़े की दुकान, ठीक है। दो एग्जांपल देता हूं, क्लोथ शॉप का भी लेंगे अपन और बाद में क्लास का भी लेंगे। पहले मैं क्लास का समझाता हूं, क्लास का समझने के बाद तुम ही मुझे बताना क्लोथ शॉप का, ठीक है। तो हम बात करेंगे और प्रेम अकेला बताएगा मुझे। एसपीसी क्लास। नाउ to run my classes I have to incur cost. These costs are either fixed cost or either variable cost. Now listen to me. Costs which are fixed irrespective of the level of output are called my fixed cost, and the cost which changes with the change in level of output are my variable cost. Now my output are the number of admissions I have. Are my number of admissions I have. Costs which remain fixed irrespective of the admissions are called my fixed cost, and the cost which changes with the change in number of admissions are called as my variable cost. Now I will give you example. You tell me what kind of cost it is. एक एक एग्जाम्पल मैं दोनों का दूंगा, इसके बाद तुमने मुझे बताना है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। मैं एग्जाम्पल पहला देता हूं फिक्स्ड कॉस्ट का, जो कि है रेंट। क्या बोला हूं मैं? फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड इर्रेस्पेक्टिव द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज माय फिक्स कॉस्ट। लेट से पूरे प्रीमाइसेस का मेरा रेंट 30,000 रुपए है, मेरे पास 100 एडमिशंस है, तो रेंट कितना रहेगा? कितना होगा? 30,000 रुपए। मेरी रेंट की एग्रीमेंट है ओनर के साथ, उसके हिसाब से मेरा रेंट 30,000 रुपए तय किया गया है। मेरे क्लास में अभी 100 एडमिशन हुए, रेंट कितना है मेरा? 30,000। नेक्स्ट ईयर बहुत रिस्पांस हो गया, आप लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया, सीनियर्स का अच्छा रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे जूनियर्स ने आपको पूछ लिया, और नेक्स्ट ईयर मेरे पास 200 स्टूडेंट हो गए इसी प्रीमाइसेस में, तो क्या मेरा रेंट डबल हो जाएगा? क्या मेरा रेंट डबल हो जाएगा? क्या मेरा रेंट 30,000 था वो 30,000 ही रहेगा? मेरा आउटपुट बदला है, 100 से एडमिशन कितने हुए? 200, लेकिन मेरा कॉस्ट बदला है क्या? क्या है फिक्स्ड कॉस्ट? कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज माय फिक्स्ड कॉस्ट। तो रेंट क्या हुआ मेरा? रेंट क्या हुआ मेरा? रेंट क्या हुआ मेरा? रेंट क्या हुआ मेरा? चलो अब वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल देता हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा चल ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे 100 के 200 हो गए बच्चे, तो मेरा रेंट बढ़ेगा क्या? रेंट डबल हो जाएगा क्या? नहीं, रेंट जितना था उतना ही रहेगा। लेट से अचानक से फिर से कोविड आ गया, नको सर ऐसा मत बोलो, कुछ भी बोलो, बोला कोरोना रखो, ओनली गो कोरोना। लेट से कोरोना का वापस से एकदम स्ट्रेस आ गया और अचानक से और देश 1 साल लॉकडाउन में चला गया। ओ 2021 अगेन एट होम। हाँ यस, तो आप मुझे बोलो मेरे एडमिशन क्या हो गए? 0। क्लासेस बंद रहेगी ना बेटा, एडमिशन क्या हो गए? अरे ऑनलाइन का विषय नहीं, प्रीमाइसेस किस लिए लिया जाता है? ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ऑफलाइन क्लासेस में यहां पर एडमिशन क्या रहेगा मेरा? 0। ऑफलाइन में क्लासेस क्या रहेगा? 0। मैं घर मालिक बोलूंगा, मालिक एक काम करो ना देवी साहब,
अभी एडमिशन 0 है, ऑफलाइन में मेरा एक एडमिशन भी नहीं है, तो अभी 2-4-6 महीने लॉकडाउन है। एक काम करो, मैं 2-4-6 महीने आपको रेंट नहीं देता, वापस से जब एडमिशन स्टार्ट होंगे फिर बाद में हम रेंट का देखेंगे, चलेगा? यानी मेरे क्लास में अगर 0 एडमिशन है तो मेरा रेंट कितना है? 30,000। अगर 100 है तो 30,000, और अगर 500 भी अगर हो जाते हैं तो 30,000। रेंट जितना था उतना ही होना चाहिए। इज दिस कॉस्ट चेंजिंग विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट? आउटपुट बदल रहा है, 0, 100, 0, 100, 500, आउटपुट इज changing, number of admissions are changing, but with a change in output, do we see change in the cost? Do we see a change in the cost, or the cost same? Are the cost same? इस तरह के कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. Costs which remain fixed irrespective of the level of output are called as my fixed cost. Cost which changes with the change in level of output are called as my variable cost. मैंने एग्जांपल दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. अभी तुम्हारे क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, सो लेट्स से जो नोट्स प्रिंटेड मैंने आपको दिए हैं उस प्रिंटिंग का कॉस्ट उसका 300 रुपए पर स्टूडेंट का सेट है. एक एमसीक्यू बुक और जो नोट्स है बीसीके और इकोनॉमिक्स के, ये तीनों बुक्स का सेट मुझे कॉस्ट में गिरा है 300 रुपए. प्रिंटिंग कॉस्ट मेरा कितना है? 300 रुपए प्रिंटिंग कॉस्ट. सो 300 मल्टीप्लाइड बाय 40 एडमिशंस, सो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा? 12,000 रुपए. अगर मेरे पास 100 एडमिशन हो जाते हैं तो मुझे कितने सेट बनाने पड़ेंगे? 100. इसके मुताबिक 300 रुपए पर सेट का कॉस्ट अभी कितना हो गया? 30,000. क्या हो गया ये? 30,000. कॉमन सेंस लगाओ. एक सेट की कीमत कितनी? 300. जितने स्टूडेंट रहेंगे उतने सेट लगेंगे. अभी तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज 12,000. अगर ये स्ट्रेंथ 100 हो जाती है सीए फाउंडेशन की तो मुझे कितने सेट लगेंगे? 100 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज 30,000. ठीक है. लेट से कोविड का सिचुएशन हो गया, मेरा सीए फाउंडेशन में एक भी एडमिशन नहीं हुआ, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन. सो माय एडमिशन विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट 300 इज इक्वल टू 0. तो जब 40 था तो 12,000, जब 100 थे तो 30,000, जब 0 हुआ तो 0. इज द कॉस्ट चेंजिंग विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? दिस इज वेरिएबल कॉस्ट. नाउ यू टेल मी मोर एग्जांपल्स. कम ऑन. फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल के. रेज योर हैंड एंड आंसर. स्टार्ट थिंकिंग. ये क्लास के मालिक आप भी हो, आपको क्या फिक्स्ड कॉस्ट और क्या वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ता है. जस्ट रेज योर हैंड एंड आंसर. हाँ, क्या है? हाउ इज इट अ फिक्स्ड कॉस्ट? अगर मैं बिजली इस्तेमाल ना करूं तो, अगर मैं ये सब अंधेरा करके पढ़ाऊंगा रोज क्लास में आके, तो ऐसा है क्या? स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ी तो बिजली ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है, बिल भी बढ़ने लगता है. जितना मेरा कंजम्पशन है उतना मेरा बिल है. जितना कंजम्पशन ज्यादा होगा तो बिल ज्यादा होगा, कंजम्पशन मेरा कम हुआ तो कम होगा. तो जैसे मेरा कंजम्पशन है वैसे मेरा कॉस्ट चेंज हो रहा है. तो ये फिक्स कैसे हुआ? फिक्स कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट का क्या संबंध आता है? बोलो ना मुझे. हाँ ठीक है, बताओ. चलो अकॉर्डिंग टू आपकी लॉजिक समझो. हाँ हाँ चलो ठीक है. ये क्लास तुम्हारी 60 की है, 60 स्टूडेंट है. एक आध दिन मैंने बगैर लाइट का पढ़ा दिया, फिर आप जस्टिफाई करो. देखो, डोंट यू बी रॉन्ग. आपकी थॉट को क्लियरिफाई करूंगा तब कंसेप्ट क्लियर होगा. हाँ, तो कितनी लगेगी वो थोड़ी तय है. हर महीने इक्विवेलेंट बिल आता है क्या? उतना भी यूनिट का बिल आता है क्या? वो फिक्स्ड कब होता? जब मेरे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऐसा रहता कि चाहे कितना भी यूसेज हो, सर के क्लासेस का कंपल्सरीली 5,000 यूनिट का बिल आएगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हुआ बेटा. ऐसा बिल रहता है क्या? नहीं. बिल कैसा रहता? जैसा यूज करे वैसा कॉस्ट. कोई मंथ में ज्यादा आता है, कोई मंथ में कम आता है. कभी घर का बिल एक जैसा आया है क्या? लाइट बिल कम ज्यादा यूनिट आते हैं ना. फिर वो कैसा? जैसा यूसेज है वैसा बदल रहा है. तो वो क्या हुआ? वेरिएबल है, फिक्स्ड है. फिक्स्ड मतलब जितना है एग्जैक्ट उतना जाना चाहिए. हालांकि इलेक्ट्रिसिटी सेमी वेरिएबल, वो आगे समझाऊंगा मैं. वो थोड़ा सा फिक्स्ड भी है, थोड़ा सा वेरिएबल भी है. उसको बाजू में रखो. हाँ बोलो. फर्नीचर इज वेरिएबल कॉस्ट. ओके.
ओके फर्नीचर, एक सेकंड, फर्नीचर इज माय वेरिएबल कॉस्ट। जितने स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतना मुझे टेबल बढ़ाना पड़ेगा, जितना टेबल बढ़ेगा उतना मेरा कॉस्ट बढ़ेगा टेबल का। अगर स्टूडेंट जितने हैं, अगर समझ लो 10 स्टूडेंट है, इसके पहले स्टूडेंट कम थे तो मेरे क्लासरूम छोटे थे, क्लासरूम छोटे थे तो मेरे को कॉस्ट भी उतना ही लगा। जैसे ही तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ी तो मुझे फर्नीचर बढ़ाना पड़ा, नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ाने पड़े, क्लासरूम बढ़ाने पड़े। तो जैसे एडमिशन हुआ मेरा फर्नीचर का खर्चा बढ़ गया, तो फर्नीचर का कॉस्ट क्या है मेरा? वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, अगला क्या एग्जांपल? सैलरी। क्या है बेटा? हाँ, कितनों को लगता है सैलरी वेरिएबल कॉस्ट है और कितनों को लगता है कि फिक्स्ड कॉस्ट है? जिनको लगता है वेरिएबल वो हाथ ऊपर करो, जिनको लगता है फिक्स्ड वो हाथ ऊपर करो। पहले जितनों को लगता है कि सैलरी वेरिएबल है वो हाथ ऊपर करिए। सैलरी एक वेरिएबल कॉस्ट है, इतने लोग हाथ ऊपर करिए। अच्छा, यू ऑल आर रॉन्ग। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अगर मैं मेरे फैकल्टी को रेम्यूनरेशन शेयरिंग बेसिस पे देता हूं तो उसका शेयरिंग वेरिएबल रहता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को सैलरी पे रखा जाता है तो सैलरी दुकान के सेल के मुताबिक बदली जाती है। अब समझ लो लॉकडाउन में अपने यहां काम ही नहीं हुआ तो अपन नहीं, जो रेगुलर पगार पे लोग थे, क्या उनको सैलरी नहीं दिए? क्या अपन दिए कि नहीं दिए? उतनी ही दिए ना जितनी देती है। और एक आध दिन दिवाली में बहुत बिजनेस हो गया सोनार का, तो एक्स्ट्रा पगार देते क्या? कि उतनी देती जितनी तय थी। लेट्स से देशपांडे सर, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि देशपांडे सर की सैलरी 10,000 रुपए है। लॉकडाउन में भी 10,000 थी, लॉकडाउन के बाद भी एडमिशन है तो 10,000 है। आगे तुम्हारे डबल हो जाएंगे तो भी 10,000 ही रहेंगे। जो सैलरी तय है साल की वही सैलरी उतनी ही दी जाती है, ना उससे ज्यादा दी जाती है ना उससे कम। साल का कॉस्ट पकड़ो तुम, 4-5 साल का मत पकड़ो। जब कभी भी सॅलरी तय करते तर वर्षाची एकदा ठरवतो ना कि दर महीने सैलरी ठरवतो। जब कभी भी हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी तय करते हैं, क्या मंथली करते हैं क्या उसे, या साल के एनुअली एक बार करते हैं? तो साल भर वो चेंज होता है कि एक ही रहती है? लेट से अभी देशपांडे सर की एक साल की अभी सैलरी 10,000 रुपए है, तो 10 साल, ये 12 महीने जब तक पूरा होता नहीं एक साल, तब तक उनको सैलरी क्या देता रहूंगा मैं? 10,000। चाहे एडमिशन मेरे 0 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 600 हो। मेरा एडमिशन 600 होंगे, देशपांडे सर बोल सकते क्या मेरे को 20,000 पेमेंट चाहिए? कि जितनी पेमेंट थी उतनी मिलेगी, जितनी पेमेंट थी उतनी ही मिलेगी, हाँ या ना? तो सैलरी क्या हुआ मेरा? तो फिर वेजेस क्या है? अरे कैसे क्या? क्योंकि लेबर प्रोडक्शन के हिसाब से है। अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो वेजेस बढ़ेंगे। लॉकडाउन में प्रोडक्शन इस नहीं किया तो लेबर आके काम नहीं किया, लेबर आके काम नहीं किया तो उसको वेजेस देने का कोई संबंध नहीं। लेकिन फैक्ट्री में खड़ा मैनेजर जो सैलरी पे है, भले ही फैक्ट्री में 0 प्रोडक्शन है, उसको सैलरी जितनी तय है उतना तो देना ही पड़ेगा। उसको तुम बोल सकते क्या फैक्ट्री बंद है तेरे को पगार नहीं मिलेगा, चलेगा क्या? नहीं, उसकी जो तय पगार है उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो लेबर है, जो डेली वेजेस पे आपके पास काम करता है, रोज आके फर्नीचर बनाने का काम करता है, पूरा वहां पे काम चीज करता है, 500 रुपए उसको आप रोज वेजेस देते हो। अब 2 महीने काम बंद है, ना वो फैक्ट्री पे आ रहा है ना कोई वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको पेमेंट देने का कोई संबंध है क्या? नहीं। तो 0 प्रोडक्शन में वेजेस क्या है? 0। लेकिन 0 प्रोडक्शन में सैलरी क्या है? उतनी ही है जितनी की तय है। तो सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? वेजेस क्या है? वेजेस क्या है? और बताओ चलो। हाँ, रॉ मटेरियल एज इन, रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होता है। किसी भी बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल, जो क्लासेस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? स्टडी मटेरियल, दैट इज माय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट विच आई हैव टेकन। हाँ, लैंड, लैंड क्या है मेरा? फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड कॉस्ट। एक बार खर्चा किया, नॉर्मली फिक्स एसेट पे जो खर्चा करते हैं हम, एक ही बार वन टाइम फिक्स खर्चा करते हैं, तो फिक्स एसेट पे जो भी मेरा खर्चा है वो क्या है मेरा? फिक्स्ड कॉस्ट। आया ना? आया ना? आया ना? हाँ, लैंड क्या है फिर मेरा? फिक्स्ड कॉस्ट। प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी मेरी?
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, किसको लगता है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फिक्स कॉस्ट है? फ्यूल, फ्यूल एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, ओके। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, समझ में आ रहा है दोनों के बीच का फर्क? समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? ये जो सॉफ्टवेयर मैंने लगाया है जिसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च किए, क्या है ये मेरा? क्या है ये मेरा? क्या है मेरा? क्या है मेरा? अब तुम्हें बता दूं, जब मैं ये वीडियो इसमें प्रोड्यूस करूंगा, इसे मैं पेनड्राइव के बतौर बेच सकता हूं। बेचने को जब मैं इसे पेनड्राइव फॉर्मेट में रखूंगा तो उसके कॉस्ट के हिसाब से उसके व्यू तय होंगे। तो उतने ही डिजायर्ड व्यू अगर स्टूडेंट तक देना है तो उसके लिए मुझे वीडियो को इनक्रिप्ट कराना होगा, और उस इंक्रिप्शन का कॉस्ट होता है तकरीबन एक स्टूडेंट की जनरेट करने का इंक्रिप्शन कॉस्ट 500 रुपए है। तो ये जो इंक्रिप्शन कॉस्ट है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाने का जो सॉफ्टवेयर मैंने लगाया है, ये तुमने बोला जैसे जो 5 लाख रुपए मैंने खर्चा किया, ये क्या है मेरा? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है मेरा? फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन बेटा, लेकिन ये वीडियो तैयार होने के बाद जितने स्टूडेंट्स को मेरे को इंक्रिप्टेड वीडियो सप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे हर स्टूडेंट का इंक्रिप्शन वीडियो देने के लिए मुझे 500 रुपए खर्च करना पड़ेगा, वो क्या है मेरा? वो क्या है मेरा? वो क्या है मेरा? जितने स्टूडेंट वर्चुअल मांगेंगे उतने ही मुझे इंक्रिप्शन के कॉस्ट इनकर करने पड़ेंगे। अगर कोई लेगा ही नहीं तो इंक्रिप्शन कॉस्ट होगा क्या मेरा? कुछ होगा क्या इंक्रिप्शन कॉस्ट? नहीं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी बिजनेस में व्हीकल लिया है, लेट्स से क्लास के लिए हमने एक्टिवा ली, तो एक्टिवा क्या है मेरा? एक्टिवा क्या है मेरा? और बाद में डे टू डे क्लास के काम के हिसाब से एक्टिवा में पेट्रोल डालते गए, खर्चा करते गए, वो क्या है मेरा? समझ रहा है कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ रहा क्या? सो द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड एज माय फिक्स्ड कॉस्ट, and cost which changes with the change in level of output are called as my variable cost, are called as my variable cost. yes or no? इसके बाद कॉस्ट फंक्शन और उसका डिस्कशन शुरू होता है, जो कि मैं कल के लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।